Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Waqas Azim, Senior Subject Specialist Biology. I welcome you to the digital classes of DPS and Intercollege Sahiwal. Here I will teach you biology. Dear students, हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है किडनी एज एन ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। आपने किडनी के टू फंक्शंस जो है वो स्टडी किए होंगे। सबसे पहला फंक्शन है किडनी का रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एंड सेकंड फंक्शन ऑफ किडनी इज ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि बॉडी के अंदर वाटर और सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन नैरो रेंज में मेंटेन रहती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। और हमारे अंदर जो ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है वो है किडनी, और किडनी के जो फंक्शनल यूनिट्स होते हैं उन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। सबसे पहले हम एक नेफ्रॉन का जनरल स्ट्रक्चर जो है उसे रिव्यू करेंगे। आपने पढ़ा है कि हर नेफ्रॉन जो है उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो कप शेप्ड होता है, जिसे हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। और इस बोमेन कैप्सूल के अंदर एक कैपिलरीज का नेटवर्क होगा जिसे हम ग्लूमेरुलस कहते हैं। और जो सेकंड पार्ट होता है नेफ्रॉन का वो ट्यूबुलर होता है, उसे हम कहेंगे रेनल ट्यूब्यूल। और रेनल ट्यूब्यूल जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सेकंड इज लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जो है इसके टू लिम्ब्स होंगे, जो नीचे की तरफ जा रहे हैं वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और नेक्स्ट पार्ट है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट में। एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर बहुत से नेफ्रॉन्स के एंड्स जो हैं वो ओपन होंगे, और प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर कैपिलरीज का एक नेटवर्क प्रेजेंट होगा। इन कैपिलरीज को हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इसके अलावा जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं उनमें लूप ऑफ हेनले के ऊपर भी कैपिलरीज का एक नेटवर्क प्रेजेंट होगा। उस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को हम कहेंगे वैसा रेक्टा। और टू टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं, कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। इनमें डिफरेंस क्या होगा कि जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होंगे उनमें लूप ऑफ हेनले जो होगा वो मेडुला में डीप होगा, लेकिन जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होंगे इनमें लूप ऑफ हेनले जो है ये मेडुला में डीप नहीं होगा। और जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है इनका फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। जो नेफ्रॉन्स है इसका पहला पार्ट हमने स्टडी किया था बोमेन कैप्सूल, और सेकंड रेनल ट्यूब्यूल। जो रेनल ट्यूब्यूल है इसके अंदर एक फिल्ट्रेट प्रेजेंट होगा जिसे हम कहेंगे ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेट, और जो रेनल ट्यूब्यूल के बाहर फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड इस जगह पर। और वो कैविटी जिसमें ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा उस कैविटी को हम कहेंगे इंटरस्टिशियम। और जो रेनल ट्यूब्यूल है ये ओपन होगी कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यूरिन प्रेजेंट होगा। अब जो किडनी है उसका हमने फंक्शन स्टडी करना है ऑस्मोरेगुलेशन। अगर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है, यानी वाटर की सप्लाई बहुत कम है, ऑटोमेटिकली हमारा जो बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। जब वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी फ्लूइड जो है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। इस कंडीशन में बॉडी का मेन फंक्शन क्या होगा कि बॉडी में वाटर को कंजर्व किया जाए, बॉडी के अंदर वाटर को स्टोर किया जाए। बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व करने के लिए टू मैकेनिज्म होंगे, एक काउंटर करंट और सेकंड हार्मोनल मैकेनिज्म। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हार्मोनल मैकेनिज्म को। हमारा जो हाइपोथैलेमस है, जो फोर ब्रेन का पार्ट है, ये एक
हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उस हार्मोन का नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में आके स्टोर होता रहता है। अगर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होगी तो फिर जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा और ब्लड सर्कुलेशन के जरिए आएगा कलेक्टिंग डक्ट्स में। और ये हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन कलेक्टिंग डक्ट्स में एक्वापोरेंस, ये पोर्स होते हैं, इन्हें ओपन कर देता है। इन पोर्स के रास्ते जो वाटर होगा वो कलेक्टिंग डक्ट से निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाना शुरू कर देगा। ऑटोमेटिकली जब वाटर कलेक्टिंग डक्ट से निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा तो जो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यूरिन है वो कंसंट्रेट हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर वाटर कम हो जाएगा, और जो हमारा यूरिन प्रोड्यूस होगा वो हाइपरटोनिक होगा, उसमें वाटर बहुत कम होगा। अब जो वाटर कलेक्टिंग डक्ट से निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आए, ये दोबारा से कहां पर जाएगा? ब्लड सर्कुलेशन में। ब्लड सर्कुलेशन में कैसे जाएगा कि ये जो वाटर एंटर हुआ है कलेक्टिंग डक्ट से निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, ये वाटर वैसा रेक्टा में चला जाएगा। वैसा रेक्टा जो है ये कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जो हमने पढ़ा है लूप ऑफ हेनले को सराउंड कर रहा होता है। सेकंड, इन दी सफिशिएंट और एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर, यानी अगर हमारी बॉडी फ्लूइड में वाटर एक्सेस है या बहुत सफिशिएंट है तो उस वक्त क्या होगा कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज नहीं होगा। जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जो कलेक्टिंग डक्ट्स है इनमें एक्वापोरेंस जो है वो ओपन नहीं होंगे, वाटर जो है वो कलेक्टिंग डक्ट से निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एंटर नहीं होगा, बल्कि वाटर जो है वो रेनल पेल्विस में आएगा कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ और फिर यूरेटर के रास्ते एंटर होगा यूरिनरी ब्लैडर में। और जो यूरिन है उसमें क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा होगा इसीलिए यूरिन जो है वो डाइल्यूट होगा बहुत ज्यादा, उसमें वाटर बहुत ज्यादा होगा, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा यूरिन हाइपोटोनिक होगा। एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है इसमें और एमसीक्यू भी है। ममेलियन किडनी इंक्लूडिंग ह्यूमन इज अडेप्टेड टू कंजर्व वाटर बाय ओवर 99.5% रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, यानी जो रेनल ट्यूब्यूल में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है और जो कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर यूरिन होता है उसमें से 99.5% वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब होके इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होता हुआ वैसा रेक्टा में चला जाता है, और जो हमारा यूरिन होता है उसके जरिए ज्यादा वाटर का लॉस नहीं होता। स्टूडेंट्स, आपने स्टडी किया होगा कि जो किडनी है उसके टू पोर्शंस होंगे। आउटर जो है उससे हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर को रीनल मेडुला कहते हैं। और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो कहां पे प्रेजेंट होगा? नेफ्रॉन्स के बाहर प्रेजेंट होगा। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो कंसंट्रेट होता जाता है जैसे जैसे हम मूव करते हैं कॉर्टेक्स से मेडुला में। जो रेनल कॉर्टेक्स है यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा हम कह सकते हैं कि वो कंसंट्रेटेड है, लेकिन जब हम मेडुला में एंटर होंगे तो मेडुला का जो पहला पार्ट है उसे हम अपर मेडुला कह देते हैं। इसमें जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो मोर कंसंट्रेटेड होगा। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है कंसंट्रेटेड किसके लिहाज से है? जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट प्रेजेंट है रीनल ट्यूब्यूल में उसके लिहाज से। इस तरह से अगर हम मिडल मेडुला में आएंगे तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो हम कह सकते हैं कि मोस्ट कंसंट्रेटेड है, और इनर मेडुला में जाके जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो हम कहते हैं कि मोस्ट कंसंट्रेटेड है क्योंकि इसमें सॉल्यूट्स और ज्यादा हो गए। अब जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ मूव करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंसंट्रेटेड क्यों हो जाता है? इसके लिए टू मैकेनिज्म होंगे। फर्स्ट है यूरिया साइकिल। जो यूरिया है ये कहां पे प्रेजेंट होगा? यूरिन में। और वो यूरिन कहां पर प्रेजेंट है? इन कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। कुछ यूरिया जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है
मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की एनर्जी यूज होगी। तो कुछ यूरिया जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कलेक्टिंग डक्ट से निकलता है और कहां पे चला जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। जब यूरिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर एंटर होगा तो ऑटोमेटिकली जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो कंसंट्रेट हो जाएगा, यानी हाइपरटोनिक हो जाएगा। लेकिन वो यूरिया जो कि कलेक्टिंग डक्ट से निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ रहा है, वो यूरिया दोबारा से जो थिन लूप है, थिन लूप ऑफ हेनले जो है, इसके अंदर एंटर होता रहता है और दोबारा से ये कहां पे आ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट्स में। कलेक्टिंग डक्ट से कुछ यूरिया जो है वो दोबारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से निकल के कहां पे आएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, जिसकी वजह से यूरिया जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कॉन्स्टेंटली क्या रखता है, कंसंट्रेटेड रखता है, यानी हाइपरटोनिक रखता है। और सेकंड मैकेनिज्म जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो कंसंट्रेट हो जाता है, यानी हाइपरटोनिक हो जाता है, उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। काउंटर का मतलब ऑपोजिट, करंट का मतलब फ्लो, यानी टू सॉल्यूशंस या टू सब्सटेंसेस का ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना, और मल्टीप्लायर का मतलब है टू इंक्रीज। अब जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म है वो कहां पे होगा, इन लूप ऑफ हेनले के अंदर होगा। और काउंटर करंट मल्टीप्लायर में तीन चीजें हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, इसमें जो फिल्ट्रेट है जिससे हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट भी कहते हैं, वो देखिए डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। लेकिन जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, इसके अंदर जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है वो ऊपर वाली साइड के ऊपर मूव कर रहे हैं। इसी तरह से जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले का, इसकी वॉल्स जो होती हैं वो वाटर के लिए परमिएबल होती हैं, और वाटर जो है वो ऑस्मोसिस से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से निकल के आता जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। लेकिन जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले का, इसकी जो वॉल्स होती हैं वो सॉल्ट्स के लिए इम्परमिएबल होंगी। लेकिन जो असेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले का, इसकी वॉल्स वाटर के लिए इम्परमिएबल होंगी। और जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, यहां से एक्टिव ट्रांसपोर्ट से सॉल्ट्स बाहर आएंगे। सॉल्ट्स ज्यादातर कौन से होंगे, सोडियम आइंस होंगे और क्लोराइड आइंस होंगे। ऑटोमेटिकली जब असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से जो सॉल्ट्स हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएंगे, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड मजीद कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो दो चीजों की वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो कंसंट्रेटेड हो गया। फर्स्ट, यूरिया जो था वो एंटर हुआ कलेक्टिंग डक्ट से निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और सेकंड जो सॉल्ट्स थे, ये सॉल्ट्स जो हैं ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आए, जिसकी वजह से इन सॉल्ट्स ने, यानी सोडियम क्लोराइड ने और यूरिया ने इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कंसंट्रेटेड कर दिया, यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो हाइपरटोनिक हो गया। लेकिन जो रीनल ट्यूब्यूल है इसके अंदर जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है वो हाइपोटोनिक था। ऑटोमेटिकली वाटर मूव करेगा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में, और वाटर ऑस्मोसिस से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से निकलकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आना शुरू कर देता है। जितने ज्यादा सॉल्ट्स जो होते हैं वो असेंडिंग लिम्ब से बाहर आएंगे, उतना ज्यादा वाटर जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब से बाहर आएगा, यानी इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को मल्टीप्लाई कर दिया, बढ़ा दिया। तो इस मैकेनिज्म को हम कहेंगे काउंटर करंट मल्टीप्लाई। इस मैकेनिज्म की वजह से ग्रेजुअल ऑस्मोटिक आउटफ्लो होता है वाटर का, यानी वाटर जो है वो ऑस्मोसिस से डिसेंडिंग लिम्ब से निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आता जाता है। तो ये मैकेनिज्म जो है काउंटर करंट मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म होता है। जो असेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले का, यहाँ पे सॉल्ट्स की रिअब्सॉर्प्शन होती है। जो सॉल्ट्स होंगे वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हमने पढ़ा बाहर आएंगे।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की एनर्जी यूज होगी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंसेस मूव करते हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के ऊपर। टू हार्मोन्स हमने पढ़े जिनका रोल है रीअब्सॉर्प्शन में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन था जिसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ये स्टोर हुआ होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में। लेकिन जब हमारे बॉडी फ्लूइड में वाटर कम हुआ तो ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ और कलेक्टिंग डक्ट्स में आके इसने उन पोर्स को ओपन कर दिया जिनके रास्ते वाटर जो है वो कलेक्टिंग डक्ट्स से निकलकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गया और फिर वैसा रेक्टा में चला गया। इस तरह से एक्सेस वाटर जो है वो कलेक्टिंग डक्ट से निकलकर ब्लड में वापस चला जाता है और यूरिन जो है वो कंसंट्रेट हो जाता है। और सेकंड हमने पढ़ा था कि जो असेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले का, वहां पर सॉल्ट्स की रिअब्सॉर्प्शन होती है। जो सॉल्ट्स होते हैं जैसे सोडियम आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैं, वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से निकलते हैं जो थिक लूप है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाते हैं। ये जो सोडियम और क्लोराइड आयंस की मूवमेंट है इसे कंट्रोल करता है एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन। और जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करती है। जो एड्रिनल ग्लैंड है ये वन पेयर होता है ह्यूमंस में, किडनीज के ऊपर होता है। एक राइट किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होगा और सेकंड लेफ्ट किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होगा। और जो एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पोर्शन है उसे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पोर्शन को एड्रिनल मेडुला। दोनों के हार्मोन्स डिफरेंट हैं। तो जो एल्डोस्टेरोन है ये प्रोड्यूस करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और नाम से पता चल रहा है स्टीरॉन, ये एक स्टीरॉइड हार्मोन होता है और इसका काम क्या है कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में सॉल्ट्स की जो रीअब्सॉर्प्शन है उससे कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्यूर्स। किडनी प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे किडनी स्टोन्स को। किडनी स्टोन्स जो हैं वो हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर बन सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि किडनी जो है इसके अंदर ये स्टोन्स बन सकते हैं। जब किडनी के अंदर स्टोन बन जाएगा और अगर ये स्टोन यूरेटर की ओपनिंग के ऊपर आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली यूरिन का फ्लो रुक जाएगा। यूरिन जो है वो यूरेटर के अंदर एंटर नहीं हो सकेगा। इसी तरह से जो स्टोन्स हैं वो यूरेटर में बन सकते हैं। इन स्टोन्स को हम कहेंगे यूरिट्रल स्टोन्स। इसी तरह से जो स्टोन्स हैं ये यूरिनरी ब्लैडर में बन जाते हैं और अगर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन बन जाता है और वो यूरेथ्रा की ओपनिंग के ऊपर आ जाते हैं तो यूरिन का जो है आउटवर्ड फ्लो नहीं हो सकेगा। यूरिनरी सिस्टम के अलावा जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर भी स्टोन्स बन सकते हैं। खास तौर पे कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स बनते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर क्योंकि लीवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है और इसके अलावा लीवर बाइल जूस भी प्रोड्यूस करता है और ये बाइल जूस जो है गॉल ब्लैडर में आकर स्टोर होता है और जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी कहाँ पे आ जाएगा, गॉल ब्लैडर में। और अगर गॉल ब्लैडर में प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के तो यहाँ पे भी स्टोन डेवलप हो जाएगा। तो किडनी स्टोन्स जो होते हैं असल में ये स्टोनी मटेरियल्स होते हैं जो कि किडनी में प्रेजेंट होते हैं और ये यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं, यानी यूरिन के फ्लो में रुकावट बन जाते हैं। इसके अलावा जो किडनी स्टोन्स वगैरह होते हैं ये वाउंड्स वगैरह भी किडनी में कर देंगे, यूरेटर में कर देंगे, जिसकी वजह से वहां पे इंफेक्शंस भी हो सकते हैं। और जो किडनी स्टोन्स हैं इनकी स्पेसिफिक केमिकल नेचर होती है और जो किडनी स्टोन्स हैं ये मेटाबॉलिक डिजीजेस की वजह से बनते हैं। सबसे पहले मेटाबॉलिक डिजीज हम पढ़ेंगे हाइपरकैल्सीमिया। हाइपर का मतलब ज्यादा, कैल्सीमिया का मतलब कैल्शियम, यानी सर्कुलेटिंग ब्लड में कैल्शियम लेवल ज्यादा हो जाने को हम कहेंगे हाइपरकैल्सीमिया। सेकंड हाइपर ऑक्सैलूरिया। हाइपर यानी ज्यादा, ऑक्सैलूरिया यानी ऑक्सैलेट्स, यानी ब्लड में ऑक्सैलेट लेवल्स का हाई हो जाना। और ये ऑक्सैलेट्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स में, टोमेटोज में और इसकी वजह से डॉक्टर्स जो हैं वो
जिन पेशेंट्स में किडनी स्टोन्स होते हैं उन्हें मना करते हैं कि वो ग्रीन वेजिटेबल्स या टोमेटोस वगैरह यूज ना करें। अब हाइपरकैल्सीमिया में ब्लड में कैल्शियम लेवल ज्यादा हो गया, हाइपर ऑक्सालूरिया में ब्लड में ऑक्सालेट ज्यादा हो गए। कैल्शियम आयंस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सालेट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और ये जो कैल्शियम आयंस होते हैं और ऑक्सालेट्स के जो आयंस होते हैं ये ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में के पास नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में पोर्स है उन पे चार्ज होता है। इस वजह से कैल्शियम और ऑक्सालेट्स आपस में जुड़ के कैल्शियम ऑक्साइड ना देते हैं और ये न्यूट्रल हो जाते हैं। और ये कैल्शियम ऑक्सालेट अगर किडनी में या यूरेटर में या यूरिनरी ब्लैडर में प्रेसिपिटेट हो जाए तो वहां पर स्टोन्स बन जाते हैं। जितनी तरह के भी किडनी स्टोन्स हैं उनमें से 70% जो स्टोन्स होते हैं, किडनी स्टोन्स होते हैं, वो कैल्शियम ऑक्सालेट के होते हैं। इसके अलावा जो कैल्शियम लेवल हाई हो जाता है ब्लड में, कैल्शियम जो है फॉस्फेट्स के साथ भी मिल सकता है तो कैल्शियम फॉस्फेट बन जाएंगे। और कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स किडनी में बनने के चांसेस 15% तक होते हैं। और 10% तक जो चांसेस होते हैं स्टोन्स बनने के वो यूरिक एसिड के स्टोन्स के होते हैं। तो ये एमसीक्यूज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम ऑक्सालेट्स के स्टोन्स बनने के चांसेस कितने हैं किडनी में, कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स बनने के चांसेस कितने हैं, और यूरिक एसिड के स्टोन्स बनने के चांसेस कितने हैं। और जो किडनी स्टोन्स हैं पहले तो हम इन्हें सर्जिकली रिमूव करते थे, लेकिन अब हम मेथड यूज करते हैं लिथोट्रिप्सी। जैसे नाम से पता है, लिथो का मतलब स्टोन्स एंड ट्रिप्सी मींस ब्रेकडाउन्स, यानी स्टोन का ब्रेकडाउन करना। ये नॉन सर्जिकल टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हम किडनी से भी स्टोन्स को ब्रेक कर सकते हैं, यूरेटर से भी स्टोन्स को ब्रेक कर सकते हैं और गॉल ब्लैडर से भी स्टोन्स को ब्रेक कर सकते हैं। अब लिथोट्रिप्सी का जो सबसे कॉमन मेथड है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक्स्ट्रा का मतलब आउटसाइड, कॉर्पोरियल का मतलब बॉडी। शॉक वेव्स कौन सी होंगी, हाई कंसंट्रेशन में एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड वेव्स होंगी, जिन्हें हम स्टोन्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो स्टोन्स जो है वो ब्रेक हो जाएंगे। लिथोट्रिप्सी स्टोन्स का ब्रेक होना। और जब ये रेस जो है स्टोन्स को ब्रेक करती हैं तो जो स्टोन्स हैं ये सैंड की फॉर्म में आ जाएगा और यूरिन के रास्ते बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी का मेथड है। हम कहते हैं कि सपोज जो स्टोन है वो यूरेटर में प्रेजेंट है, तो जो शॉक वेव्स हैं जैसे एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड वेव्स, इन्हें हम प्रोजेक्ट करेंगे उस जगह पे बॉडी में जहां पे स्टोन प्रेजेंट है, और ये वेव्स जो होंगी शॉक वेव्स ये स्टोन को ब्रेक कर देंगी। ये जो स्टोन है ये सैंड की फॉर्म में यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा और फिर यूरिन के रास्ते बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज रेनल फेलियर। कई फैक्टर्स होते हैं पैथोलॉजिकल और केमिकल नेचर के जो कि नेफ्रॉन्स को प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। खास तौर पे ग्लोमेरुलस पार्ट जो होता है कैपिलरीज का, जहां पे प्रेशर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, वो बहुत जल्दी अफेक्ट होता है। पैथोलॉजिकल नेचर में डिफरेंट वायरल इंफेक्शंस हो सकते हैं, उन वायरल इंफेक्शंस में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होंगे जो कि ग्लोमेरुलस पार्ट को डैमेज कर दें। इसी तरह से कई केमिकल्स जो होते हैं उन्हें हम फूड के तौर पे यूज कर लेते हैं, मेडिसिन के तौर पे यूज करते हैं, वो भी ग्लोमेरुलस पार्ट जो होता है उसे डैमेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से रेनल फेलियर हो जाएगा, यानी किडनी जो है वो वर्क नहीं करेगी। और किडनी का काम क्या होता है कि ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट खास तौर पे यूरिया को फिल्टर करना। जब यूरिया ब्लड से फिल्टर नहीं होगा तो ब्लड में यूरिया लेवल रेज हो जाएगा। जब ब्लड प्लाज्मा में यूरिया ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से कन्वल्शंस भी हो सकते हैं। जब ब्लड के अंदर यूरिया लेवल ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली जो ब्लड है उसके अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, क्योंकि यूरिया ने सल्यूट के तौर पे काम किया, और जो हमारा ब्लड है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। और जब हमारा ब्लड हाइपरटोनिक हो जाएगा तो वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वाटर ने मूव करना है हाइपोटोनिक से हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में, और यूरिया के साथ साथ जो वाटर होता है
वो भी ब्लड के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा। जब ब्लड के अंदर वाटर ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी रेज हो जाएगा और अनीमिया हो जाएगा। अनीमिया होता है डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अनीमिया कैसे होगा? किडनी फेलियर की वजह से जो किडनी है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, हीमोपोएटिन। ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है नेचर में। जो हीमोपोएटिन हार्मोन है ये बोन मैरो में सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करें। ऑटोमेटिकली जब हीमोपोएटिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो रेड ब्लड सेल्स जो है वो भी प्रोड्यूस कम होंगे और हमें अनीमिया हो जाएगा। जब रीनल फेलियर हो जाता है तो उसके लिए हम फिर करते हैं डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब होता है टू स्प्लिट, यानी ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को स्प्लिट करना, अलग करना। क्रोनिक रीनल फेलियर में, क्रोनिक रीनल फेलियर जो है इसमें किडनीज जो है, नेफ्रॉन्स जो है वो वर्क नहीं करेंगे। 15% तक सिर्फ किडनी जब वर्क करना शुरू करती है, 85% तक किडनी के फंक्शंस का लॉस हो चुका होता है, उस वक्त डॉक्टर सजेस्ट करते हैं डायलिसिस। और डायलिसिस से हम ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, particularly urea, the blood of patient is treated through dialysis। यानी नाइट्रोजनस वेस्ट जो है खास तौर पे यूरिया, उससे ब्लड से रिमूव करने के लिए हम डायलिसिस की टेक्निक यूज करते हैं। और डायलिसिस जो है उसके 2 मेथड्स होते हैं। डायलिसिस का एक मेथड जो है जिसमें हम आर्टिफिशियल किडनी मशीन को यूज करते हैं ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करने के लिए। इस मेथड को कहते हैं हीमोडायलिसिस। या फिर हम जो ब्लड है उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। हीमोडायलिसिस है और पेरिटोनियल डायलिसिस है, ये दोनों मैकेनिज्म्स ऐसे ही वर्क करते हैं जैसे हेल्दी किडनीज वर्क करती है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में हम एक आर्टिफिशियल किडनी मशीन यूज करते हैं और इस आर्टिफिशियल किडनी मशीन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा उसे हम डायलाइजर कहते हैं। और ये डायलाइजर जो है ये ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करते हैं। इन दिस प्रोसीजर ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ मशीन, यानी ब्लड को एक मशीन से सर्कुलेट करेंगे और ये मशीन में एक डायलाइजर होता है। इस डायलाइजर को हम कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। डायलाइजर के 2 स्पेसेस होते हैं। एक आप ये स्टडी करेंगे होलो फाइबर्स। इन होलो फाइबर्स के अंदर पेशेंट का ब्लड होगा और ये ब्लड लेते हम कहां से हैं? अपर आर्म की आर्टरी से। और जो सेकंड स्पेस है वो इन होलो फाइबर्स के बाहर है, जिससे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड फिल कर देते हैं। तो एक साइड से ब्लड आ रहा है पेशेंट का अपर आर्म की आर्टरी से और सेकंड साइड से एंटर हो रहा है डायलिसिस फ्लूइड। जो डायलिसिस फ्लूइड होगा और जो होलो फाइबर्स के बीच में पेशेंट का ब्लड होगा, इनके दरमियान में प्रेजेंट होगी एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और जो डायलिसिस फ्लूइड होता है इसके अंदर हमेशा यूरिया की कंसंट्रेशन लो होती है, लेकिन जो पेशेंट का ब्लड होगा उसके अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन हमेशा हाई होगी। तो यूरिया मूव करेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन और यूरिया जो है इन होलो फाइबर्स में जो ब्लड है उससे निकल के डायलिसिस फ्लूइड के अंदर जाता जाएगा। और ये जो यूज डायलिसिस फ्लूइड है इसे हम रिमूव करते रहते हैं और जो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है वो इस डायलाइजर के अंदर एंटर होता रहता है। और जब ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा वाटर जो है वो भी ब्लड से निकल के डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है, तो ये ब्लड दोबारा से हम फोर आर्म जो है, लोअर आर्म जो है उसकी वेन के अंदर एंटर कर देते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में हम जो डायलिसिस फ्लूइड होगा उसे पंप करते हैं एक कैथेटर यानी ट्यूब की हेल्प से एब्डोमिनल पेरिटोनियल कैविटी में। एब्डोमिनल पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है? स्पेस बिटवीन गट एंड बॉडी वॉल। गट कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल को। तो जो एब्डोमिनल कैविटी है इसकी बॉडी वॉल और जो एब्डोमिनल कैविटी में गट यानी एलिमेंट्री कैनाल है
उन दोनों के दरमियान में जो स्पेस होगी उसे हम कहेंगे एब्डोमिनल पेरिटोनियल कैविटी। और हमने कैथेटर की हेल्प से जो डायलिसिस फ्लूइड था उसे फिल कर दिया इस एब्डोमिनल पेरिटोनियल कैविटी में। और जो एब्डोमिनल पेरिटोनियल कैविटी की एपिथेलियम है, जिसे हम पेरिटोनियम भी कहते हैं, इसमें जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें जो ब्लड है उसमें से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो आ जाता है इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, और कुछ देर के बाद हम इस डायलिसिस फ्लूइड को पंप करके एब्डोमिनल पेरिटोनियल कैविटी से बाहर निकाल देते हैं। और इस प्रोसेस को हम एक दिन में सेवरल टाइम्स रिपीट करते हैं। और अगर किडनीज बिल्कुल ही वर्क ना करें तो फिर हम करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। जो डायलिसिस है ये एक टेम्पररी मेजर होता है, और हाई डिग्री रेनल फेलियर जो होता है जिसमें किडनीज बिल्कुल काम नहीं कर रही होती, जिससे यूरेमिया और एंड स्टेज रेनल डिजीज भी कहते हैं, इसमें फिर हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले जो पेशेंट है और जो किडनी डोनर है दोनों का ब्लड ग्रुप मैच करते हैं और दोनों की टिश्यू केमिस्ट्री मैच करते हैं। टिश्यू केमिस्ट्री मैच करने का मतलब है कि जो पेशेंट है और किडनी डोनर है दोनों के अंदर हम एंटीजेंस सेम होने चाहिए। सपोज अगर दोनों में एंटीजन सेम नहीं है तो जो डोनेटेड किडनी है जब हम इसे ट्रांसप्लांट करेंगे तो इस डोनेटेड किडनी के टिश्यूज जो में एंटीजेंस प्रेजेंट है, वो एंटीजेंस पेशेंट की बॉडी का पार्ट नहीं है। इस वजह से पेशेंट की बॉडी बाहर से आने वाले एंटीजेंस के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देगी, इसलिए ये किडनी डैमेज हो जाएगा। इसलिए ब्लड ग्रुप भी मैच करते हैं पेशेंट और डोनर की, और टिश्यू केमिस्ट्री भी मैच करते हैं। और जो डोनेटेड किडनी है उसे हम अटैच करते हैं इलियक आर्टरी के साथ और इलियक वेन के साथ। इसके अलावा जो इसकी यूरेटर होती है वो अटैच होती है यूरिनरी ब्लैडर के साथ, और ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट है। स्टूडेंट्स, अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज, व्हाट इज द रोल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन in producing concentrated urine? Second, what is lithotripsy? Third, write two causes of kidney stone formation. Write types and percentage of different types of kidney stones. What is hemodialysis? What is peritoneal dialysis? Define uremia और end stage renal failure. आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स खुद सर्च करेंगे। अब हम कुछ सैंपल एमसीक्यू स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज, विच हार्मोन इज इन्वॉल्व्ड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स? ऑप्शन ए इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, बी वैसोप्रेसिन, सी एल्डोस्टेरोन, डी ए एंड बी। इट्स करेक्ट आंसर इज डी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसी को हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट्स में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करते हैं। सेकंड एमसीक्यू, 70% किडनी स्टोन्स आर रिलेटेड टू हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरऑक्सिलेरिया, accumulation of uric acid, D, A and B. Its answer is D, A and B, क्योंकि कैल्शियम लेवल भी ज्यादा होगा यानी हाइपरकैल्सीमिया, ऑक्सैलेट लेवल भी ज्यादा होगा यानी हाइपरऑक्सैलूरिया, और फिर ये कैल्शियम और ऑक्सैलेट के मिलने से कैल्शियम ऑक्सैलेट के स्टोन्स बनेंगे जिनके चांसेस होते हैं 70%। थर्ड, which hormone is involved in the active uptake of sodium ions in collecting tubules? A, antidiuretic hormone, B, vasopressin, C, aldosterone, D, thyroxine. The correct answer is C, aldosterone. Students, this is the end of our today's topic. Allah Hafiz.